नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जैतरण द्वारा संचालित आज की ई क्लास में आपका स्वागत है। आज की ई क्लास में हम अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व नीति के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा के अंतर्गत हमने अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों व बाजार व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया था। अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व नीति से संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें आपको याद रखना है और अमूमन प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस टॉपिक में से प्रश्न पूछा जाता रहा है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में प्रथम शासक था जिसने वित्तीय व राजस्व सुधारों में रुचि ली तथा उसमें महत्वपूर्ण सुधार किए। अलाउद्दीन खिलजी ही पहला शासक था जिसने उन गांवों में जो सामूहिक लगान व्यवस्था के अंतर्गत आते थे एक नई भू राजस्व प्रणाली का संगठन करने के लिए कदम उठाया था। जहां तक अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व सुधारों की बात है, बर्नी ने उसे अमीर बनाम गरीब की संज्ञा दी है। वहीं प्रसिद्ध इतिहासकार मोहम्मद हबीब ने इसे ग्रामीण क्रांति के रूप में परिभाषित किया है। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व सुधारों के अंतर्गत किन किन कदमों को उठाया उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। पहले नंबर पर है भूमि अनुदानों की वापसी। सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने उन सभी भूमि अनुदानों को, अर्थात वह भूमि जो अमीर वर्ग, शासकीय कर्मचारियों, विद्वानों, धर्मशास्त्रियों को विभिन्न रूपों में दी गई थी, उसको उसने वापस ले लिया। जैसे मिल्क का मतलब होता है राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति। एक होता है वक्फ का मतलब होता है धर्म की सेवा, अर्थात इस्लाम धर्म की सेवा के आधार पर प्राप्त भूमि। एक और शब्द होता है इंद्रात, अर्थात पेंशन के रूप में प्राप्त भूमि। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने विभिन्न कर्मचारियों को, विद्वानों को, धर्मशास्त्रियों को जो भूमि भेंट, अनुदान, पुरस्कार आदि के रूप में दी गई थी, उस भूमि को वापस छीन लिया, अर्थात जब्त कर लिया और उस भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। इसके साथ साथ उसने राजस्व क्षेत्र में वृद्धि हेतु दोआब क्षेत्र, दोआब का मतलब होता है दो नदियों के मध्य का क्षेत्र। यहाँ पर दोआब का तात्पर्य है गंगा व यमुना के मध्य की भूमि, जिसमें वर्तमान का अधिकांश उत्तर प्रदेश आता है, उसकी भूमि को अधिग्रहित कर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। तो इन दो कदमों से, भूमि अनुदानों की वापसी तथा दोआब क्षेत्र की भूमि को खालसा भूमि परिवर्तित करने से खालसा भूमि के क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हुई तथा केंद्रीय प्रशासन की आय में भी नेचुरल है वृद्धि हुई। दूसरा उसका महत्वपूर्ण कदम था हिंदू राजस्व अधिकारियों के विशेषाधिकारों को छीनना। आपको पता होगा कि सल्तनत कालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र होता था वो नगर होता था, लेकिन स्थानीय स्तर पर ग्रामीण प्रशासन में राजस्व वसूली का अधिकार व कार्य मुख्यतः हिंदू अधिकारियों द्वारा किया जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी शक्ति को कमज़ोर करने के लिए उनके विशेष अधिकार को छीन लिया। वह प्रथम सुल्तान था जिसने हिंदू राजस्व संग्रहण करने वाले अधिकारों को छीन लिया। अलाउद्दीन ने मुखियाओं अर्थात मुकद्दमों, जमींदारों अर्थात खूतों व साधारण किसान अर्थात बलाहारों से संबंधित आदेश जारी किए।
इनमें से जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये सारे अधिकारी पैतृक आधार पर लगान वसूल करते थे और सभी हिंदू थे और उन सभी के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। इन विशेषाधिकारों की समाप्ति से उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय हो गई और इतनी दयनीय हो गई कि बर्नी का कहना था कि अब वे मतलब हिंदू राजस्व अधिकारी घोड़ों पर नहीं चढ़ सकते थे, पान की गिलोरियां नहीं दबा सकते थे और वे इतने गरीब हो गए थे कि उनकी बीवियों को मुसलमानों के घर जाकर काम करना पड़ता था। तो बर्नी के इस कथन से पता चलता है कि हिंदू राजस्व अधिकारियों की स्थिति कितनी दयनीय हो गई थी। फिर ये जितने भी सुधार उसमें सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है कर प्रणाली से संबंधित। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर सर्वाधिक थी और उसने एक आदेश द्वारा 50% भूमि कर खराज के रूप में निश्चित किया था और इस्लाम धर्म में भी 50% खराज के रूप में वसूल करने का व्याख्या या प्रावधान किया गया है। अलाउद्दीन खिलजी पहला मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व का निर्धारण किया। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो कई बार पूछा जाता है कि वह पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान लगाया अथवा भूमि कर लगाया। पहला सुल्तान भूमि की पैमाइश कराने का मतलब दिल्ली सल्तनत का, और इसे ही मसाहत का कहा गया अर्थात भूमि के नापन को। इस भूमि नापन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी उसे कहते थे बिस्वा। इस प्रकार मसाहत अर्थात भू राजस्व प्रणाली को पुनर्जीवित करने का श्रेय जिस सुल्तान को था उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। इस संबंध में दो विरोधाभासी हमें तथ्य देखने को मिलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के करारोपण के संबंध में बर्नी का कहना है, एक तरफ तो वो ये कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने फसल पर नगद भू राजस्व की मांग की और दूसरी तरफ वह यह भी कहता है कि अलाउद्दीन ने अनाज के रूप में कर वसूल किया। बर्नी के अलावा अफीफ के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने पूरा भू राजस्व नकदी में वसूल किया था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने कर अदायगी अनिवार्य की नगद में। लेकिन इसका कुछ अपवाद भी था, जैसे कि राजस्थान के रणथंभौर के पास स्थित झैन वहाँ से जो अनाज उत्पन्न होता था उसमें भू राजस्व का आधा भाग अनाज के रूप में लिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी की कर प्रणाली का आधारभूत सिद्धांत यह था कि सबल वर्ग का बोझ निर्बल वर्ग पर न पड़ जाए और खिराज के संदर्भ में सबल और निर्बल अर्थात अमीर और गरीब दोनों एक समान नियमों द्वारा शासित होने चाहिए। भू राजस्व करों के अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने दो नवीन कर भी लगाए जिन्हें गड़ी कर अर्थात मकान कर कहा जाता है तथा चरी कर अर्थात जानवरों की चराई पर लगने वाला कर कहा जाता है। ये दो उसने नवीन कर लगाए थे। भू राजस्व करों के अतिरिक्त आय प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी कुछ अन्य करों को भी वसूल करता था, जिसमें जजिया या गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। इस कर की प्रकृति के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद पाया जाता है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह एक धार्मिक कर था, जबकि कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह एक सैनिक कर था। दूसरा कर था जकात। यह केवल मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था, जो उनकी संपत्ति का 40वां भाग अर्थात 2.5% होता था। और विद्यार्थी साथ में ये भी याद रखेंगे कि इस कर से जो आय प्राप्त होती थी उस आय को सिर्फ मुसलमानों पर ही खर्च किया जाता था।
एक और होता था खुम्स अर्थात लूट का माल। अलाउद्दीन खिलजी से पहले इसमें राज्य का भाग 5वां था। 5वां का मतलब है 20%। अब लेकिन क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी अपनी आय में वृद्धि करना चाहता था, इसलिए इसने इस नियम को परिवर्तित करते हुए राज्य का भाग 4/5 भाग कर दिया, अर्थात 80% उसने लेना शुरू किया, और जबकि 20% को वो उसमें बांट देता था सैनिकों में। अर्थात उसने उल्टा किया, पहले 80% बांटा जाता था, 20% राज्य प्राप्त करता था। अब अनुपात हो गया 80:20, अर्थात 80% राज्य का, 20% सैनिकों का। रिपीट कर रहा हूँ, पहले 80% सैनिकों को होता था, 20% राज्य को होता था। इसके अलावा उसने व्यापार कर के निर्धारण के लिए भी धार्मिक आधार पर भेदभाव किए। मुसलमान व्यापारियों पर वस्तु के मूल्य का 5% कर लगता था, लेकिन हिंदुओं पर उसने 10% व्यापार कर प्राप्त किया। इसके अलावा इस लगान को, राजस्व वसूली को करने के लिए उसने एक प्रशासनिक संगठन भी तैयार किया। उसने बिचौलियों को हटाकर केंद्रीय लगान अधिकारियों के रूप में केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति की, जैसे आमिल, नवसिंदा, सरहंग, मुसहिल आदि। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया था कि हिंदू राजस्व अधिकारियों को विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे, उसने ग्रामीण प्रशासन में सीधा हस्तक्षेप किया, और ऐसा करने वाला वह पहला सुल्तान था। इसके अलावा छात्र 2 पॉइंट और याद रख सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम मुसलमान शासक था जिसने कृषकों से सीधा संबंध स्थापित करने की कोशिश की तथा ग्रामीण स्तर पर भारी भूमि सुधार किए। उसने पटवारियों की बहियों, पटवारी जो कि भू राजस्व का एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता था, उनकी बहियों की निरीक्षण अर्थात जांच करने की प्रथा भी शुरू की। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है और याद भी रखेंगे, दीवाने मुस्तखराज कि इस विभाग की स्थापना किसने की, क्यों की। तो याद रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने लगान वसूली में जो दोष उत्पन्न हो गए थे उनको दूर करने के लिए दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की। इसका मुख्य कार्य राजस्व एकत्रित करने वाले अधिकारियों के नाम बकाया रह गई शेष राशि की जांच करना तथा उसे वसूल करना था। इस प्रकार हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने विभिन्न उपायों के द्वारा राजस्व को बढ़ाने का प्रयास किया, चाहे वो खालसा क्षेत्र में वृद्धि हो, चाहे वो हिंदू राजस्व अधिकारियों में विशेष अधिकार की समाप्ति हो, चाहे वो भूमि नापन के आधार पर कर निर्धारण हो, नवीन करों की स्थापना हो, अथवा दीवाने मुस्तखराज की स्थापना हो। इस प्रकार इन उपायों द्वारा अलाउद्दीन खिलजी अपनी वित्तीय समस्याओं को दूर करने में और भारी राजस्व प्राप्ति के आधार पर सेना को संचालित करने में, संगठित रखने में सफल रहा। अगली क्लास में हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसकी 5 योजनाएं मुख्य रूप से बताई जाती हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।